बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 1। लास्ट जो हमारा टॉपिक था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो था हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन की हमने को पहले पढ़ा था क्या होता है, उसकी 4 टाइप्स पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा थर्मल इमिशन, थर्मोनिक इमिशन या थर्मल इमिशन, उसकी एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसकी सेकंड टाइप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन या फील्ड इमिशन। ये फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन, ये कोई भी नाम जो है उसको कह सकते हैं। तो आज की जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे ये फील्ड इमिशन क्या होता है। फील्ड इमिशन और फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन emission caused by an electric field। हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है वो टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन में हम क्या कर रहे हैं, जो मेटल की सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं बाहर, ठीक है। क्योंकि हमें जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो तब हो जाते हैं जब वो काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो सफिशिएंटली गेन कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या करना है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर मेटल की सरफेस से भी निकालना है। तो जो इमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से की जाए उसे फील्ड इमिशन कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन कहते हैं, या फील्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन भी कहते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द सरफेस ऑफ एमीटर, एमीटर यानी कि जो चीज़ इमिट करे, जो बेसिकली कैथोड ही होता है, कैन इफेक्ट द इमिशन फ्रॉम कैन द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री free electrons at the extreme surface of the metal cannot escape the surface due to the back pull of positive nuclei in the emitter body। इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर सरफेस पर मौजूद है तो वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसकी भी एक पॉजिटिव फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन को बॉडी में ही रहने देती है, उसको निकलने नहीं देती। उस सरफेस से निकालने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से बाहर निकाले। दिस बैक पुल ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स काज अ पोटेंशियल बैरियर ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो बैक पुल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी के अंदर ही रहते हैं, मेटल के अंदर ही रहते हैं, जिसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, यानी कि वो एक फोर्स लगा रही होती है, एक पोटेंशियल क्रिएट कर रही होती है। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल, द फ्री इलेक्ट्रॉन in the metal experience an attractive force. These electrons gain extra energy from the external electric field। अच्छा, जब क्या होता है, जब कोई भी फील्ड नहीं होगी तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस के अंदर ही रहेगा, मेटल सरफेस से बाहर नहीं रहेगा। जो रूम टेम्परेचर कह लें आप, ठीक है, जो टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपना पेरेंट एटम से बॉन्डिंग तो तोड़ लेगा, लेकिन वो मेटल की सरफेस जो है वो उससे बाहर नहीं निकलेगा। अब क्योंकि मेटल की जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, तो हमने ये पहले पढ़ा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। और अपोजिट चार्ज होती है, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसको निकालने के लिए हमें पॉजिटिव चाहिए चार्ज, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। When a strong positive electric field is applied to the metal, free electrons in the metal experience an electric force. These electrons gain extra energy from the external electric field। अब वो फील्ड इतनी मजबूत होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इलेक्ट्रॉनों को मेटल के सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। ये पॉजिटिव हमने चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज आप एनोड पे भी दे सकते हैं, ठीक है, या अलग से भी दे सकते हैं। If the free strong electric field applied to the metal is great enough, the free electron in the metal gains enough energy and break the bonding with the metal or overcome the attractive forces from the atomic nuclei। तो यही बात लिखी हुई है।
जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने जो मेटल सरफेस है उससे साथ बॉन्डिंग तोड़ के वो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं, यानी कि उस सरफेस से भी निकल जाते हैं और वो वैक्यूम के अंदर आ जाते हैं। द फ्री electrons which break the bonding with the metals will jump into the vacuum। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं ये जो है वो मेटल के अंदर जंप कर देंगे। इसकी मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, एक इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अभी थोड़ा जो है ना नेट स्लो है तो वो हो जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें यही है कि वो जब वो पेरेंट एटम से जो है वो बॉन्डिंग तोड़ देगा तो वो वैक्यूम के अंदर जंप कर देगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर देंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? इफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द मेटल, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्स सफिशिएंट एनर्जी एंड ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई। ये अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि जो फोर्स न्यूक्लियस के अंदर होती है पॉजिटिव होती है ना न्यूक्लियस के अंदर भी, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्शन होती है। ठीक है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नज़दीक होते हैं, यानी कि जो शेल नज़दीक है न्यूक्लियस से, उनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और जो शेल दूर है वहाँ अट्रैक्शन कम होती है, क्योंकि फासला ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है। तो यही कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़ कर नहीं जाते, ठीक है, तो वो भी इसी वजह से होता है, जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो उनको नहीं जाने देती। ठीक है, तो अगर आपको उनको निकालना है मेटल की सरफेस से भी तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें यही है कि जब वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो ओवरकम कर लेते हैं अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियर, और वो उसको उससे फिर वैक्यूम जो मेटल की सरफेस है उससे निकल जाते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियर विल जंप इनटू वैक्यूम, फिर वो वैक्यूम में अंदर जंप कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ वीक इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड टू द मेटल, लेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशिएंट एनर्जी एंड ओवरकम द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियर। कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कम इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ओवरकम द इलेक्ट्रिक फोर्स विल जंप इनटू द वैक्यूम। Hence, the number of free electrons emitted from the metal surface increase with the increase of in strength of electric field, and thus the free electrons emitted from the metal surface are directly proportional to the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे इसकी मेटल की सरफेस से, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उतने ही कम इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। तो स्ट्रेंथ जो है वो इस तरीके से, ये एक मेटल का पीस है, इसके अंदर ये ब्लैक ब्लैक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, ये एनोड है। ठीक है, एनोड के ऊपर हमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है, जिससे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है कि यहाँ पे जब हमने इसको अप्लाई किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, तो और आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मेटल की सरफेस को जो है वो छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो, लेकिन ये सारा प्रोसेस होता जो है ना वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर है। अगर इसमें ये देखें ना, जैसे ये है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था एक आपकी जो है वो गैसेस वगैरह में इसके एक ट्यूब होती है जिसको हम सील करके उसके अंदर से हर तरह की गैसेस निकाल देते हैं। यहाँ पे ये कैथोड लगा हुआ है और यहाँ पे ये एनोड है। कैथोड और एनोड का हमें पता कैसे लगता है? कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे तो इन्होंने सिंपली जो है ना वोल्टेज जो है वो बताया हुआ है, लेकिन ये जो है ना टॉपिक कोई और है, किसी और टॉपिक की तस्वीर है, लेकिन इसको समझाने के लिए यहाँ पे कैथोड है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और ये एनोड है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस सारा जो प्रोसेस है ये जो है सारा वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद ये वैक्यूम में आ जाएंगे और जहाँ से मूव करते हुए एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या करते हैं, एनोड के ऊपर जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जो मेटल की सरफेस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा जो है वो फिर निकल कर वैक्यूम के अंदर जम करेंगे। तो इस तरह की होती है बेसिकली आपकी वैक्यूम ट्यूब, समझाने के लिए हम। बाकी मैंने इसकी आपको तस्वीर दिखाई थी जो प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट करती हैं वैक्यूम ट्यूब्स, उनकी तस्वीर मैंने आपको पहले दिखाई थी। लेकिन जो थ्योरेटिकली हम जो चीज़ें समझाने के लिए जो वैक्यूम ट्यूब बनाते हैं वो इस तरीके की बनाते हैं। तो वैसे तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जो चीज़ें हैं वो होती सेम ही हैं। ठीक है, लेकिन उनमें सिर्फ उनकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। तो ये आपका वैक्यूम है और इस तरीके से जो है ना वो
ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ये एक शुआ निकलती है, ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपको नज़र तो नहीं आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही कम साइज़ का होता है, लेकिन जब काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ निकलेंगे तो यहाँ पे एक आपको शुआ सी नज़र आएगी जो कि इधर से इधर मूव करेगी। तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो स्पार्क, एक स्पार्क की फॉर्म में जो है वो निकल कर एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का यही टॉपिक था आपका। इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।